आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत के सिद्धांत में चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का वीडियो देखा होगा और ये जाना कि जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है बहुत सारी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जिसका बाद के अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया और नया समाधान प्रस्तुत किया। जैसे कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत यह मानता है कि हमेशा स्थिर लागत की दशा रहती है, जबकि वास्तव में वो स्थायी नहीं है। इसलिए उनके दोषों को दूर करने के लिए हैबरलर ने अवसर लागत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अवसर लागत क्या है? जैसे अवसर जैसे नाम से स्पष्ट है, मौका। जब हम एक मौका छोड़ते हैं किसी दूसरे मौके को अपनाने के लिए, तो किस लागत पे छोड़ रहे हैं? जब हम दूसरे मौके को अपनाते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमने उसका त्याग करके इस मौके को अपनाया है। इसी को हम अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं कि जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा का त्याग करते हैं जिसका कि हम उत्पादन कर सकते थे, तो जितनी मात्रा का त्याग करते हैं वो उस वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत मानी जाएगी। ये आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। इसको प्रतिस्थापन लागत भी कहते हैं, वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। जैसे स्टिगलर ने एक उदाहरण से समझाया है कि किसी एक वस्तु ए का उत्पादन करने में उत्पत्ति के किसी साधन एक्स की लागत अन्य वस्तुओं बी सी डी की वह मात्रा है जिसका उत्पादन एक्स करता है, अर्थात बी की वह मात्रा जिसका परित्याग वस्तु ए का उत्पादन करने में कर दिया जाता है ए की अवसर लागत है। मतलब ए वस्तु का उत्पादन करने के लिए बी की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है वो उसकी अवसर लागत होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि साधन जो है वो कम है और आवश्यकताएं हमारी ज़्यादा है, तो किसी एक का चुनाव करने के लिए दूसरे का त्याग करना ही पड़ता है और जितना त्याग करना पड़ता है वही उसकी अवसर लागत है। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि एक किसान अपने खेत में या तो गेहूँ उगा सकता है या चना उगा सकता है। यदि वह गेहूँ के उत्पादन के लिए चने की मात्रा का त्याग करता है तो हम ये मानेंगे कि चने की वह मात्रा जिसका उसने त्याग कर दिया गेहूँ के उत्पादन की अवसर लागत है। तो इस प्रकार हैबरलर ने अवसर लागत सिद्धांत का प्रयोग करके ये बताया कि कैसे अगर किसी देश में दो वस्तु का उत्पादन होता है तो तुलनात्मक रूप से जिसकी अवसर लागत कम आती है उस वस्तु का उत्पादन उस देश को करना चाहिए। तो तुलनात्मक रूप से अवसर लागत कम आएगी, इसका मतलब है कि उसे ज़्यादा इकाइयाँ जो है वो प्राप्त होगी विनिमय में। तो जिसकी तुलनात्मक अवसर लागत अधिक होती है उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन अवसर लागत की व्याख्या जो है इन्होंने 3 स्थितियों में की है, बढ़ती अवसर लागत, स्थिर अवसर लागत और घटती अवसर लागत। और इनकी मान्यताएं ये हैं कि दोनों ही बाजार है, वस्तु बाजार साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मौद्रिक लागत के बराबर होती है। तो ये भी है कि इन्होंने मुद्रा को शामिल कर लिया और सभी में जो है सभी रोजगार में साधनों की कीमत जो है वो समान है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो समान तो होना ही है। पूर्ण रोजगार की स्थिति ये भी इन्होंने माना और साधनों की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ये भी इन्होंने मान लिया। तो आइए हम देखते हैं कि स्थिर लागत दशा में कैसे व्यापार का निर्धारण होता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि कब विशिष्टीकरण होगा और कब नहीं होगा। रिकार्डो ने माना था कि पूर्ण विशिष्टीकरण होना ज़रूरी है, लेकिन हैबरलर ने ऐसा नहीं माना। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि 2 देश हैं, भारत और इंग्लैंड है। तो दोनों का आंतरिक व्यापार कैसा होगा, आंतरिक विनिमय अनुपात कैसा होता है जब कोई व्यापार नहीं होता। तो इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये देखिए, अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा और स्थिर लागत दशा के अंतर्गत भारत का हम उदाहरण लेते हैं कि भारत में मान लीजिए
दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कपड़े और गेहूं की, तो हम कैसे मानेंगे कि तुलनात्मक रूप से किसकी औसत लागत ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो बातें आप पहले देखिए कि गेहूं की मात्रा है 2, 4, 6, 8, 10 और कपड़े की इकाइयाँ ये है, और ये उत्पादन संभावना वक्र। इसमें हम जैसे जैसे इधर जाते हैं इसका मतलब इसका उत्पादन बढ़ रहा है और इसका घट रहा है। इसका उत्पादन करने के लिए हम इसकी मात्रा का त्याग कर रहे हैं, क्योंकि ये समान उत्पादन को दर्शाएगा। तो जब जितना त्याग कर रहे हैं वो उसकी औसत लागत है। जैसे 2 इकाई गेहूं के लिए अगर हम 2 से 4 करते हैं तो 1 इकाई कपड़े का त्याग करना पड़ता है। 4 से 6 में आते हैं तो 2 इकाई। इसका मतलब है कि जैसे जैसे गेहूं की मात्रा बढ़ानी रहती है, कपड़े की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। कितनी? 1 इकाई। इसका मतलब है 2 इकाई गेहूं का मूल्य है 1 इकाई कपड़ा। तो ये उसका आंतरिक विनिमय अनुपात माने लेन देन अनुपात हो गया। इसी प्रकार अगर हम कपड़े की इकाइयाँ देखें तो 1 इकाई कपड़े के लिए 2 इकाई गेहूँ, 2 इकाई कपड़े के लिए 4 इकाई गेहूँ का त्याग करना पड़ता है। ये ABCD जो संतुलन दर्शाया गया है यही दर्शाता है कि जैसे जैसे कपड़े की इकाइयाँ बढ़ती जाती है, गेहूँ की इकाइयाँ जो है वो इस अनुपात में त्याग करनी पड़ती है। तो ये जो बिंदु है ए बिंदु, जैसे 4 कपड़ा तो 2 गेहूँ, 3 कपड़ा जो है वो तो इस 4 गेहूँ की इकाइयाँ, ये इसके विनिमय अनुपात को दर्शाता है। यहाँ पे यदि एम बिंदु को चुनते हैं, ये एम बिंदु को चुनते हैं तो केवल 5 इकाई कपड़ा, और अगर एन बिंदु को चुनते हैं तो 10 इकाई कपड़ा, ये इसका उत्पादन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ढाल बताता है कि कपड़े का मूल्य जो है वो गेहूं से दुगना है। माने भारत में गेहूं का उत्पादन जो है वो सस्ता है और कपड़े का उत्पादन जो है वो महंगा है। इसी प्रकार अगर हम इंग्लैंड का जस्ट अपोजिट लेंगे तो वहाँ कपड़े, यहाँ पे आप कपड़ा रखिए और यहाँ गेहूँ रखिए, तो वहाँ गेहूँ का उत्पादन महंगा है और कपड़े का उत्पादन सस्ता है तुलनात्मक रूप से। तो ये स्थिर औसत लागत की दशा के अंतर्गत हो गया। तो जब दोनों व्यापार करेंगे तो इंग्लैंड जो है केवल कपड़े का उत्पादन करेगा और भारत जो है वो केवल गेहूं का उत्पादन करेगा। इस प्रकार ये पूर्ण विशिष्टीकरण हो जाएगा। लेकिन ये जो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल अगर अलग अलग होती है तो ही पता चलता है उसको देख के कि ढाल के अनुसार से हम पता लगाते हैं कि वास्तव में दोनों के बीच कैसे व्यापार होगा। तो हम एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 2 देश हैं, इंग्लैंड और पुर्तगाल। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि दोनों को व्यापार करने से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात नोट करने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी लाभप्रद होता है जब दोनों देश में विनिमय अनुपात अलग अलग हो और उनका जो ढाल है वो भी अलग अलग हो। तो किस तरीके से अलग अलग हो सकता है? देखिए, पहली कंडीशन में यद्यपि ढाल जो है वो अलग अलग है, ये इंग्लैंड है, ये पुर्तगाल है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ निरपेक्ष रूप से दोनों वस्तुओं का उत्पादन पुर्तगाल में ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, ये EP से बढ़ाता है तो इसकी लागत जो है वो इतनी ही आती है। इसका मतलब है इतनी मात्रा बढ़ाने की इतना ही त्याग करना पड़ेगा। समान है तो विनिमय अनुपात क्या हो गया? समान हो गया। तो जब विनिमय अनुपात का मतलब मूल्य, कपड़े का मूल्य शराब के बराबर ही है, जितना इंग्लैंड में है उतना ही पुर्तगाल में है, भले ही पुर्तगाल ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। तो केवल ढाल ऊपर होने से यहाँ व्यापार नहीं होगा, विनिमय अनुपात अलग अलग होना चाहिए। तो इस कंडीशन में नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों वस्तुओं में पुर्तगाल श्रेष्ठ है और उसे लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ किस में है? ये देखिए, अगर वो इतनी शराब का ज़्यादा उत्पादन करता है तो केवल इतनी मात्रा कपड़े की उसको त्याग करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है व्यापार हो सकता है क्योंकि विनिमय अनुपात अलग अलग है। यहाँ पे हम इससे जान सकते हैं कि इस कंडीशन में व्यापार नहीं होगा, B कंडीशन में हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि कपड़े के उत्पादन में दोनों को समान लाभ है। ये देखिए, कपड़े का समान है, परंतु शराब के उत्पादन में पुर्तगाल को ज़्यादा लाभ है। ये देखिए, ये इतना कपड़े का त्याग करके जहाँ इंग्लैंड OE शराब का उत्पादन करता है, पुर्तगाल OP शराब का उत्पादन करता है। इसका मतलब इसको शराब का उत्पादन करना चाहिए और इसको कपड़े का। और तुलनात्मक रूप से अगर देखें, यहाँ पे
इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में, पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में। ये देखिए OP शराब उत्पादन करने में जहाँ इतना इसको कपड़े का त्याग करना पड़ रहा है, वहीं OF शराब उत्पादन करने के लिए इससे ज़्यादा इसको कपड़े का त्याग करना पड़ रहा है। किसको? इंग्लैंड को। तो EE रेखा इंग्लैंड की है। तो यहाँ पे इंग्लैंड के लिए शराब का उत्पादन घाटे का है, इसकी औसत लागत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर ये कपड़े का उत्पादन करता है, देखिए OE कपड़े के लिए मात्र इसको OF शराब का त्याग करना पड़ रहा है, इसकी औसत लागत कम है, तो ये कपड़े का उत्पादन करेगा। लेकिन अगर पुर्तगाल कपड़े का करता, देखिए OP1 कपड़े का उत्पादन करने के लिए इसको OP ये वाले P का शराब का त्याग करना पड़ेगा। सर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो इंग्लैंड है वो कपड़े के उत्पादन में श्रेष्ठ है, और शराब जो है वो पुर्तगाल जो है वो शराब के उत्पादन में श्रेष्ठ है। इस प्रकार दोनों ही कंडीशन में व्यापार हो सकता है। जब ये तय हो जाता है कि कौन सा देश किस वस्तु का उत्पादन करेगा, मतलब विशिष्टीकरण, ये वाली दशा पूर्ण विशिष्टीकरण की हो जाएगी कि कपड़े और शराब का उत्पादन कौन कौन कर रहे हैं। तो इंग्लैंड कर रहा है कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण, और पुर्तगाल कर रहा है शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण। तो इस प्रकार दोनों देश में विनिमय अनुपात कैसा होगा? जो विनिमय अनुपात इंग्लैंड में है और जो विनिमय अनुपात पुर्तगाल में है, तो ये इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा हो जाती है। इसके बीच ही किसी भी वस्तु के विनिमय अनुपात का निर्धारण होगा। अगर इस अपने देश से ज़्यादा नहीं मिलता है, कहने का मतलब है कि जितना मूल्य अपने देश में नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेगा। तो वो उसकी सीमा होती है कि इन सीमाओं के बीच जो है विनिमय अनुपात का निर्धारण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि बढ़ती औसत लागत के अंतर्गत व्यापार कैसे होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि बढ़ती औसत लागत के अंतर्गत जो व्यापार होता है उसमें आंशिक विशिष्टीकरण होता है, और स्थिर औसत लागत के अंतर्गत जो है वो पूर्ण विशिष्टीकरण होता है। तो जब विशिष्ट साधन के साथ अविशिष्ट साधन बढ़ाते हैं, विशिष्ट साधन और अविशिष्ट साधन, विशिष्ट साधन वो साधन है जो कोई खास ही काम कर सकता है, इसलिए उसका जो लगान है, उसकी औसत लागत है वो अधिक होती है। जबकि अविशिष्ट जो है वो कोई सा भी काम कर लेता है। तो जैसे जैसे अविशिष्ट साधन की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जो उत्पादन है वो घटने लगता है। जब उत्पादन घटने लगता है तो औसत लागत बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाता है। तो पीजी में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्थिति में नतोदर होगा। वहाँ पे कैसा था? स्थिर रेखा में था, स्थिर लागत के अंतर्गत, और बढ़ती औसत लागत के अंतर्गत ये नतोदर है। नतोदर हम किसको कह रहे हैं? ये जो ई रेखा है ये हम एक देश का ले रहे हैं, ये ऊपर से नीचे नतोदर माने जो झुका हुआ है। तो यहाँ पे झुका हुआ वक्र हम देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए कि व्यापार के पूर्व किसी देश का हम लेते हैं, जैसे इंग्लैंड का ले रहे हैं, तो कैसे संतुलन हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता और बढ़ती औसत लागत है, जैसे जैसे उत्पादन हो रहा है लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए ये नतोदर हो जाती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक ये कीमत रेखा है, तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि उत्पादन संभावना वक्र को कीमत या लागत रेखा जहाँ पे स्पर्श करती है वहीं पे तय होता है कि कितना उत्पादन करना है। तो ये ई है, इसको ए भी कीमत रेखा क्यू बिंदु पे स्पर्श करती है, इसलिए OM शराब और ON कपड़े की मात्रा का जो उत्पादन है वो किया जा रहा है। तो संतुलन बिंदु यही है, कब का? जब व्यापार नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ON कपड़े के उत्पादन के लिए OM जो मात्रा है उसका त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दोनों देशों के बीच व्यापार होता है तो क्या होता है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये टी बिंदु है, यहाँ पे रेड निशान मैंने लिखा है कि संतुलन यहाँ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये उचित नहीं है। जहाँ पे ये संतुलन होता है माने कीमत रेखा स्पर्श करती है वहीं होगा। कारण ये है कि मान लीजिए इतनी हम शराब की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसके लिए कपड़े की इतनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखिए जब ये व्यापार में
कूद जाता है, ये देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बढ़ती अवसर लागत है, इसलिए जिस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक है उसमें वो पूर्ण विशिष्टीकरण ना करके आंशिक विशिष्टीकरण कर लेगा। कैसे आंशिक विशिष्टीकरण कर लेगा, ये हम देखते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं कि व्यापार शुरू होने के पहले क्या स्थिति है। तो जैसे मैंने बताया कि ई उत्पादन संभावना वक्र है इंग्लैंड का, और यहाँ पे ए बी कीमत रेखा है व्यापार होने के पूर्व की और ये बाद की। तो एक नया संतुलन क्यू बिंदु पे स्थापित होता है। पहले ये जो ओ एन कपड़ा और ओ एम शराब की मात्रा उत्पादन कर रहा था, अब देखिए वो पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं करता, मतलब पूरा कपड़े का उत्पादन नहीं करेगा, कुछ मात्रा में शराब का भी करेगा। तो जहाँ वो ओ एम शराब उत्पादन करता था, अब OM1 शराब उत्पादन कर रहा है और ON1 कपड़े की इकाइयाँ। देखिए क्यू बिंदु पे संतुलन स्थापित हो रहा है, ये कीमत रेखा है जो दूसरी AB रेखा है। अब हम देखते हैं कि इसकी अवसर लागत कैसी है। तो ये जो इसने N1 मात्रा बढ़ाई है उसके लिए उसको यहाँ पे देखिए N से N1 कपड़े की मात्रा बढ़ी और शराब की मात्रा इसने इतनी घटा दी। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पहले की तुलना में क्या फ़ायदा हो रहा है, तो कपड़े का जो उपभोग है, मान लीजिए N से N2 बढ़ा है, तो उसके लिए इसकी इतनी ही मात्रा का त्याग किया गया है, मतलब कपड़े का उत्पादन जो है वो सस्ता है, तो कुछ मात्रा वो शराब की बनाता है और बाकी जो है वो आयात कर लेता है, और कपड़े की जो मात्रा है उसका निर्यात अतिरिक्त जो है वो निर्यात करेगा, जिसको हम नेक्स्ट चित्र में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि पहले की स्थिति में संतुलन जो है वो बढ़ गया है, ये N से N1 हो गया है और ये OM से घट के OM1 हो गया है। तो ये अंतर यहाँ पे हम समझ सकते हैं और जिसके कारण नया संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि जब दोनों देश में यही कंडीशन होगी, मतलब पुर्तगाल में और इंग्लैंड में कैसे दोनों व्यापार करते हैं। तो ये वाला भाग है वो इंग्लैंड का है और ये वाला जो भाग है पुर्तगाल का है। ये जो ग्रीन वाली रेखा है ये इसका उत्पादन संभावना वक्र है इंग्लैंड का, और ये ऑरेंज वाला जो है वो पुर्तगाल का है। तो ये पुरानी कीमत रेखा है मैंने व्यापार के पूर्व की, और जो AB है दोनों की वो नई कीमत रेखा है। तो व्यापार के पहले यहाँ संतुलन होता है, इसका यहाँ। जब दोनों देश व्यापार शुरू कर देते हैं तो संतुलन, ये देखिए ये कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है, इसके लिए केवल इतना इसको त्याग करना पड़ रहा है। यहाँ शराब का उत्पादन बढ़ रहा है जिसके लिए केवल इतना इसके कपड़े का त्याग करना पड़ रहा है, मतलब दोनों देशों की अवसर लागत जो है वो इसमें कम आ रही है। तो हम देखते हैं कि ये R बिंदु है, यहाँ सामने हो रहा है, और ये भी R बिंदु है, यहाँ सामने हो रहा है। दोनों का ये संतुलन बिंदु है और दोनों देश के व्यापार के बाद जो कीमत रेखा और उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आ रहा है उसको दर्शाया गया। तो उसका सारांश क्या निकलता है कि इंग्लैंड में कपड़ा सस्ता है और पुर्तगाल में शराब सस्ती है तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ तुलनात्मक लागत के इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि तुलनात्मक लाभ ही देखा जाए, और दोनों देशों में वस्तुओं की मांग जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो कीमत भी बढ़ेगी ही, क्योंकि इंग्लैंड में जो है वो शराब की मांग बढ़ेगी और जो पुर्तगाल है वहाँ कपड़े की मांग बढ़ेगी, तो दोनों की कीमतें भी बढ़ती जाएंगी, और इससे क्या होगा कि कीमत अंत में दोनों देशों में समान हो सकती है। और यहाँ तब तक व्यापार होगा जब तक दोनों का जो आंतरिक कीमत अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात है दोनों बराबर नहीं हो जाता। तो पहले की तुलना में दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन जो है वो बढ़ गया है, ये हम देख सकते हैं, और उपभोग भी बढ़ गया है। ये हो गया बढ़ती अवसर लागत दशा में दो देशों का व्यापार। अब हम देखते हैं कि घटती अवसर लागत में, तो ये क्लियर हो गया कि बढ़ती अवसर लागत दशा में दोनों देश जो है वो आंशिक विशिष्टीकरण करेंगे, जबकि
यहाँ पे घटती अवसर लागत मतलब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है लागत जो है वो घट रही है, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र उन्नतोदर होता है। क्योंकि लागत घट रही है तो ये इस शेप में बनेगा, बढ़ती है तो ये नतोदर हो जाता है, जो हमने बढ़ती लागत में देखा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है दूसरी वस्तु की जो औसत लागत है वो गिरती जा रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कीमत रेखा है ए बी, और ये ए बी पुर्तगाल की आंतरिक कीमत रेखाएं हैं। ये देखिए पुर्तगाल और इंग्लैंड की आंतरिक कीमत रेखाएं हैं, ये और ये। इससे क्या होगा हम देख सकते हैं कहाँ पे साम्य स्थापित हो रहा है। ये जो पी जो है इसका उत्पादन संभावना वक्र है पुर्तगाल का, और ई जो है इसका इंग्लैंड का। तो संतुलन की शर्त यही है कि जहाँ कीमत रेखा पर उत्पादन संभावना वक्र, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं माइक्रो में, ये जैसे स्पर्श करता है वहीं पे साम्य होता है। तो इसका स्पर्श कर रहा है आर बिंदु पर और इसका स्पर्श कर रहा है एस बिंदु पर। इसका मतलब है कि जो इंग्लैंड है वो कपड़े का ज़्यादा नहीं पूर्ण उत्पादन कर रहा है, और जो पुर्तगाल है वो शराब के उत्पादन को कर रहा है, माने क्योंकि उसको शराब के उत्पादन में ज़्यादा लाभ है। और दोनों का संतुलन जो है वो इन बिंदुओं पर हो जाएगा, यहाँ पे जो है एस और यहाँ पे आर। इस प्रकार ये देखते हैं, ये इसका पूर्ण विशिष्टीकरण है P और E। ये पूर्ण विशिष्टीकरण क्योंकि ये पूरा शराब उत्पादित करेगा और ये पूरा कपड़े का उत्पादन करेगा। तो जब घटती अवसर लागत की दशा रहती है तो दोनों देश जो है वो पूर्ण विशिष्टीकरण कर लेते हैं। और कमी तो यही है कि पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं को स्वीकार किया गया है। इसमें भी दो देश के बारे में बताया गया है। श्रमिकों की पूर्ति को स्थिर माना गया है, और आराम अधिमानों के बारे में नहीं बताया गया कि श्रमिक केवल काम नहीं करता, वो काम के स्थान पे आराम को भी प्रतिस्थापित कर देता है। धन्यवाद।